फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन करने वाले हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जजमेंट आई है उसको डिटेल में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको पढ़ने के बाद, इसके आने के बाद अब जितने भी हमारे डिमांड रेज की गई थी एज पर सेक्शन 73 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20 की, वो हो जाएगी नल एंड वॉइड। तो अगर ये असम में तो एक्टिव हो ही चुकी है कि जजमेंट में जितने भी केसेस थे वो नल एंड वॉइड हो चुके हैं। लेकिन अदर स्टेट में अगर आपने कोई भी केस आपका लगा हुआ है फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19, 19, 20 का, तो उसमें आप एडिशनल इसको रेफरेंस में रख सकते हैं। तो डिटेल में देखने वाले हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट की जजमेंट को। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही मुझे बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके, जीएसटी में अपडेट रह सके। बढ़ते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट की जजमेंट की तरफ। इस जजमेंट में क्या चैलेंज किया गया है, देखिए नोटिफिकेशन नंबर 56 और 2023 issued to further extended the following due date was issued फॉर मैंडेटरी। क्या क्या इशू किया था, फाइनेंशियल 18-19 के लिए इसके डेट को एक्सटेंड किया गया था और 19-20 के लिए भी इसके टाइम को एक्सटेंड किया गया था। अभी मैं नोटिफिकेशन नंबर 9 भी दिखाऊंगी, नोटिफिकेशन 56 भी दिखाऊंगी, क्या रेफरेंस है। ये जो चैलेंज किया वो मैं आपको बता रही हूँ। पॉइंट नंबर 2, नो स्टेट notification corresponding 56/2023 was issued rendering all the influence order bad in law. GST Council extend the time for further 3 months for the financial year 17-18, 18-19, 19-20 for the last time, and based upon the same notification number 9/2023 was issued and no further agenda was placed to ratify notification number 56/2023 in subsequent council meeting without any legal force। क्या कहना चाह रहा है, जो नोटिफिकेशन नंबर 9 आई थी फ्रेंड्स, उसके लिए तो हमारे पास प्रीवियस जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें रिकमेंडेशंस दी गई थी। लेकिन जो नोटिफिकेशन उन्होंने बाद में दी है, नोटिफिकेशन नंबर 56, उसके लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी। 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद किसी भी जीएसटी में ऐसा एजेंडा नहीं रखा गया था कि टाइम को एक्सटेंड किया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को उन्होंने बताया कि आप ये नोटिफिकेशन विदाउट एनी लीगल फोर्स नहीं ला सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये रिकमेंडेशन हर जगह डालते हैं। और right to the central and the state government under section 168A serve for taking punitive action, for example issuing notification with retrospective effect। फ्रेंड, हमारा सेक्शन जो है इंसर्ट किया गया था 168A। कब इंसर्ट किया था, जब हम पेंडेमिक से निकल रहे थे कोविड में। तो उस केसेस में क्या होता, बहुत सारे स्टेट्स में जो हमारी थी जीएसटी कंप्लायंसेस नहीं हो पाए थे, तो इसमें एक ऐड किया गया था कि सेक्शन 168 को इंसर्ट किया जाएगा, जिसमें इन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी। उस कंडीशन को इन्होंने दोनों ही कंडीशन में फुलफिल नहीं किया है, तो दोनों ही जो है नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया है। देखिए यहाँ पर ये 74 पेजेस की हमारे पास जजमेंट आई है। मैं सीधा आपको देखिए, अब इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 9 और नोटिफिकेशन नंबर 56 को दोनों को ही चैलेंज किया है। इज द इंस्टांस batch of right petition, the petition hereby have challenged with respective order in origin passed under section 73(9) of the Central Goods and Services Tax Act, as well as Assam's Goods and Services Tax Act, on the ground of notification number 9 of 2023 जो कि हमारे पास आई थी 31 मार्च 2023 को, and the notification number 56 of 2023 जो कि हमारे पास आई थी 28 December 2023, by which the period for passing the order as per section 73 subsection 10 of the Central Act was extended, exercise the power under section 168A of the Central Act was ultra vires the Central Act. No notification under section 168A of the state exceeding the period
फॉर पासिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 73(10) ऑफ द स्टेट। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि आप सेक्शन 168 की पावर का यूज करके कोई भी जो है इस तरह की नोटिफिकेशन को आप जारी नहीं कर सकते हैं। अब मैं पहले आपको दिखाती हूँ 168 कहता क्या है, ताकि हमें और अच्छा क्लियर हो जाए। उससे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंज किया है कि नोटिफिकेशन नंबर 9 जो हमारे पास आई थी, तब हमारे पास जीएसटी काउंसिल में प्रॉपर रिकमेंडेशन दी गई थी कि इस तरीके से हम जो है टाइम को एक्सटेंड किए जाएंगे, जो कि हमें ऑर्डर इशू करने सेक्शन 73 में। लेकिन जो नोटिफिकेशन नंबर 56 आई थी, उसके लिए प्रायर कोई हमारे पास जीएसटी काउंसिल में किस तरह की रिकमेंडेशंस नहीं दी गई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये नोटिफिकेशन में तो दिखाते हैं। देखिए नोटिफिकेशन नंबर 9 मैंने आपके लिए ओपन की है, यहाँ पर देखिए लिख के इन्होंने लिखा है डेटेड 5 जुलाई 2023 the government on the recommendation of the council hereby extend the time limit specified under section 10 subsection 10 of section 73 for issuance of order under subsection 9 of section 73 of the SAD Act for the recovery of tax not paid, short paid, input tax credit wrongly availed or utilized relating to the period of देखिए यहाँ पे क्या है फाइनेंशियल 2017-18 की डेट को इन्होंने एक्सटेंड करके कितना किया था 31 डे ऑफ दिसंबर 2023 इन्होंने किया था, और फाइनेंशियल 18-19 के लिए 31 मार्च, फाइनेंशियल 19-20 के लिए 28 जून। ये कौन सी नोटिफिकेशन है? नोटिफिकेशन नंबर 9 है, जो कि प्रॉपर जीएसटी काउंसिल में पहले रिकमेंडेशन हुई थी, उसके बाद ये नोटिफिकेशन इन्होंने जारी की थी, जो कि जारी की थी 31 मार्च 2023 में। अब जो चैलेंज किया है नोटिफिकेशन नंबर 56 को, नोटिफिकेशन नंबर 56 में आपको दिखाती हूँ। देखिए नोटिफिकेशन नंबर 56 जो कि यहाँ पर इशू की गई थी 28 दिसंबर 2023। यहाँ पर भी इन्होंने क्या लाइन ऐड करी है, dated 31st March 2023 the government on the recommendation of the council hereby extend the time limit specified under subsection 10 of section 73, जो कि प्रीवियस में भी था 73-9 में भी जो है इन्होंने टाइम को एक्सटेंड किया था फाइनेंशियल 18-19 के लिए और 19-20 के लिए 1 महीने और इन्होंने टाइम को बढ़ा दिया गया था एज पर कंपैरिजन ऑफ सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 9। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारे पास जजमेंट आई है, बहुत ही जो है इन्होंने बारीकी को देखा है कि हम लोग जो प्रैक्टिस में रहते हैं तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। सारी डिटेलिंग करी है कि 49 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद क्या फर्दर डेट को एक्सटेंड करने का इन्होंने कोई एजेंडा बनाया था। नोटिफिकेशन नंबर 56 को जारी करने से पहले ऐसा कोई भी एजेंडा इन्होंने नहीं बनाया था। नोटिफिकेशन नंबर 56 को जारी करने से पहले नोटिफिकेशन नंबर 49 जीएसटी काउंसिल जो हमारी 49, 58, 52 जो भी हमारी काउंसिल मीटिंग हुई थी, उसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई थी कि हम इस तरह की कोई भी जो नोटिफिकेशन लाने वाले हैं सेक्शन 73 में टाइम लिमिट को एक्सटेंड करने की। तो इसको नोटिफिकेशन को उन्होंने वॉइड बताया है कि ये नोटिफिकेशन ही एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये विदाउट रिकमेंडेशन जो है आप डेट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। तो हमने नोटिफिकेशन नंबर 9 देखा, नोटिफिकेशन नंबर 56 देखा। अब हम देखते हैं पहले जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन 168 एक कहता क्या है। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 168A इन द बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट क्या कहता है हमारा ये सेक्शन 168 की पावर कब यूज की जाएगी, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सटेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। वो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें वो टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर सकती है। देखिए पहले स्टार्टिंग किससे होता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब है जो भी पहले किसी एक्ट में कहा गया है उसको हम इग्नोर करते हैं। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन और प्रिस्क्राइब और नोटिफाई अंडर दिस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन which cannot be completed or comply with due force majeure। यहाँ पर फोर्स मैज्योर का मतलब क्या है, पहले फोर्स मैज्योर का मतलब देखते हैं। फोर्स मैज्योर हमें एक्सप्लेन किया गया है एक्सप्लेनेशन में, फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्शन द एक्सप्रेशन फोर्स मैज्योर मीन्स इन केस ऑफ वॉर, पैंडेमिक, फ्लड, ड्रॉट, फायर,
cyclone, earthquake, or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any law of the provision of this act. जब ये हमारा नोटिफिकेशन नंबर 9 को इन्होंने लाया और नोटिफिकेशन नंबर 56 को लाया, तो इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं थी फोर्स मैजोर की कि हमारे देश में कोई वॉर चल रहा हो, पैंडेमिक चल रहा हो। उस टाइम में हमारा कोविड-19 भी नहीं था, तो इस तरह कोई भी हमारे पास कंडीशन नहीं थी, सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई थी कि जो वो इस पावर को यूज करके टाइम को एक्सटेंड करें। अब इन्होंने इनके 168 के सेक्शन 2 में क्या कहा है the power to issue notification under subsection 1 shall include the power to give retrospective date effect to such notification from the date of not earlier than the date of commencement of this act। मतलब सबसेक्शन 2 में इन्होंने कहा है कि हम जो भी चेंज लाएंगे वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से ला सकते हैं, लेकिन जब से एक्ट बना है उससे पहले की वो डेट नहीं रख सकते हैं। ये इन्होंने कहा है इन सेक्शन 168 में। तो इस तरह कोई भी कंडीशन नहीं थी जब नोटिफिकेशन नंबर 9 आया और नोटिफिकेशन नंबर 56 आया, तो इसीलिए ये जो है हमारी चैलेंज की गई है कि आप 168 का सेक्शन 168 की पावर को यूज करके इस तरह की एक्सटेंशन नहीं ला सकते हैं। देखिए सेक्शन 168 को कब इंसर्ट किया गया था, मैंने आपको बताया कोविड की सिचुएशन में हमारा सेक्शन 168 को इंसर्ट किया गया था। देखिए इन्होंने पैरा नंबर 11 में कहा है दिस कोड फर्दर फाइंड्स इट पर्टेन टू मेंशन दैट ऑन अकाउंट ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक and the difficulty faced by the SSC as well as the tax authority, the Taxation and Other Law Act 2023 was enacted 29th September 2022 by the SAD Act 2022. The section 168A was inserted to this act। यानी कि जब हमारी नोटिफिकेशन नंबर 9 आई है 2023 में, तो पेंडेमिक की ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी। क्यों सिचुएशन नहीं थी और उन्होंने क्यों फर्दर टाइम एक्सटेंड किया, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो है हमें सेक्शन 73 की पावर कब यूज की जाती है, कब नोटिस यूज किए जाते हैं, उसके लिए हमें एनुअल रिटर्न को देखना आता है कि एनुअल रिटर्न हमने कब से फाइल करी है। क्योंकि जब हमारा पेंडेमिक आया तो हमारी जो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की एनुअल रिटर्न की डेट थी उसको भी एक्सटेंशन दिया गया था। गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट टाइम था, अगर कोई भी सस्पिशियस था या उनको कोई ऑर्डर इशू करने थे तो उनके पास सफिशिएंट टाइम था। उन्होंने टाइम एक्सटेंशन की डिमांड क्यों करी, उस पर भी क्वेश्चन रेज किया गया है। ये जो जजमेंट है इसमें बहुत ही बारीकी से हर एक सेक्शन, हर एक आर्टिकल को जो है इन्होंने इंसर्ट किया है। फ्रेंड्स इसमें हमारा क्योंकि जीएसटी जब एप्लीकेबल हुआ हमारा, तो हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर लाने के लिए आर्टिकल नंबर 246A को इंसर्ट किया गया था, जिसमें हमारी सारी बातें कही गई थी। और देखिए 246A लाया गया था। उसके बाद हमारा जीएसटी काउंसिल के लिए भी आर्टिकल 279A लाया गया था, जिसमें हमें बताया गया था कि काउंसिल में ये डिसीजंस ले सकते हैं, कितनी मेंबर की मेजोरिटी रहेगी। मैं पूरा नहीं बता रही हूँ, जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। आर्टिकल नंबर 279A का हम पैरा पॉइंट नंबर 4 देखने वाले हैं। The Goods and Services Tax Council make recommendation to the Union and the State। क्या क्या ले सकती है एक्शंस, वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। कोई टैक्सेस है, सेस है, सरचार्ज लेविड ऑन द यूनियन एंड द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज व्हिच वाज सबस्यूम्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कोई भी उनको गुड्स और सर्विसेज एग्जेम्प्ट करनी है तो उसके बारे में बता सकते हैं। मॉडल गुड्स और सर्विसेज टैक्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ एनी अपॉर्चमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स on supply in course of interstate trade or commerce, article number 269A and the principle that governs the places of supply। threshold limit को बता सकते हैं, इंक्लूडिंग रेट के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ चेंज लाने हैं तो बता सकते हैं। इन्होंने इसमें हमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस बताए हैं स्टेट्स के लिए। जो स्पेशल हमारी स्टेट्स हैं जीएसटी में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। एनी अदर मैटर
रिलेटिंग टू द गुड्स एंड सर्विसेज एज काउंसिल में रिकमेंड। तो इन्होंने ये भी बताया है, यहाँ पर बताया है इन्होंने कितने मेंबर्स अटेंड होने चाहिए काउंसिल में। 1/3 ऑफ द मेंबर गुड्स एंड सर्विसेज काउंसिल शैल बी कंस्टिट्यूटेड में होना चाहिए। 2/3 जो है हमारे स्टेट के जो भी मेंबर्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए वोटिंग के लिए। ये हमारे जो पॉइंट्स हैं सारे 279A में बताएंगे कि जीएसटी काउंसिल में आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए, पूरा डिटेल में हमारा 279A में इन्होंने बताया गया है, जो इन्होंने इस जजमेंट में भी अटैच किया है। बहुत ही फ्रेंड्स ये जो जजमेंट है बहुत ही रेलेवेंट रहने वाली है। जितने भी आपके केसेस है फाइनेंशियल 2017, 18, 18, 19, 19, 20 के जो है हमारे वॉइड एंड नल हो जाएंगे इसके आने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी से जो है हर सेक्शन को कोट किया गया है और चैलेंज भी किया गया है। मैंने आपको सेक्शन 168 बता दिया। देखिए द टर्म फोर्स मैजेure में ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। सेक्शन 168 में फोर्स मैजेure की क्या क्या डिफाइन है। देखिए पैरा नंबर 17 इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेक्शन 44 हमारा बात करता है एनुअल रिटर्न के बारे में। इन्होंने फॉर्म 9 की जो डेट की जो लॉ में प्रिस्क्राइब है, बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर द फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो द कॉमन पोर्टल ईदर डायरेक्टली थ्रू अ फैसिलिटेशन सेंटर नोटिफाइड बाय द कमिश्नर for the financial year 2017-18, the annual return was therefore required to be filed 31st December 2018 by a notification number 8/2019 जो कि हमारे 14 नवंबर 2019 में आई थी। इसमें कौन सी सेक्शन का पावर लिया गया था? सेक्शन 179A की पावर को यूज लेके करके इन्होंने टाइम को एक्सटेंड किया था। इसकी टाइम को एक्सटेंड करके कितना कर दिया? 17-18 की जो हमने एनुअल रिटर्न की जो ड्यू डेट थी उसको बढ़ा के इन्होंने कर दिया था 31 दिसंबर 2019, इसको एक्सटेंशन दी गई थी। फाइनेंशियल ईयर 18-19 की एज पर लॉ हमारी डेट थी 31 दिसंबर 2019, जिसको एक्सटेंड करके इन्होंने 31 दिसंबर 2020 किया था बाय नोटिफिकेशन। सेम आसाम में भी ऐसा देखा। इट इज ऑल्सो not worthy to mention that via another notification bearing 6/2020 जो कि यहाँ पर 3 फरवरी 2020 में आई थी, उन्होंने टाइम को एक्सटेंड किया था फर्दर। एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल 17 वाज एक्सटेंडेड 7 फरवरी 2023 फॉर द स्टेट ऑफ आसाम। अगर हम स्टेट दिल्ली की बात करें तो फाइनेंशियल 2017-18 की जो हमें रिटर्न डालनी थी उसका टाइम था 5 फरवरी। ऐसे ही इन्होंने जो है 18-19 की भी डेट को एक्सटेंड किया था। मैं आपको चार्ट में दिखा देती हूँ। देखिए ये चार्ट इन्होंने दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट टाइम था ऑफिसर के पास, वो उनको नोटिस इशू कर सकते थे। इन्होंने फर्दर एक्सटेंड करके एक ड्यू डेट बढ़ाया, फिर उन्होंने फर्दर दूसरी इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करी ऑर्डर इशू करने के लिए। देखिए फाइनेंशियल ईयर 17-18 की ड्यू डेट थी एज पर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एनुअल रिटर्न की जो हमें एक्सटेंडेड ड्यू डेट थी क्या थी? 7 फेब 2020 फॉर द स्टेट ऑफ आसाम की यहाँ पे लिखी हुई है। और लास्ट डे ऑफ था जो डेट ऑफ इशूइंग नोटिस एज पर सेक्शन 73 सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो इनको इशू करने थे वो थी 7 नवंबर 2022। और जो लास्ट डेट फॉर इशुएंस एंड ऑर्डर इशू करने की डेट क्या थी? 7 फेब 2023। और 18-19 की थी 31 दिसंबर 2020, जिस नोटिस इशू करना था इनको 30 नवंबर तक और ऑर्डर पास करने थे 30 दिसंबर 2023 तक। 19-20 की थी 30 मार्च 2021 और ऑर्डर इशू कब तक इन्होंने जो नोटिस इशू करना था 30 दिसंबर और लास्ट डेट थी इसकी ऑर्डर इशू करने की 30 मार्च। मतलब नोटिस इशू करने के लिए विदिन 3 मंथ जो है इनको ऑर्डर इशू करना होता है कि उनके रिस्पेक्ट में। अब इन्होंने फर्दर एक्सटेंशन क्या मांगी? नोट एज पर नोटिफिकेशन नंबर 9
जो इन्होंने डेट को एक्सटेंड किया, क्या डेट को एक्सटेंड किया था? 30 दिसंबर 2020 कर दिया था इन्होंने, नोटिफिकेशन नंबर 9 के अकॉर्डिंग। नोटिफिकेशन नंबर 9 में आपको दिखा देती हूँ। देखिए नोटिफिकेशन नंबर 9 में इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 17-18 की डेट को एक्सटेंड करके कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 17-18 अप टू 31st डे ऑफ दिसंबर। और यहाँ पर हमारे पास क्या टाइम है? 30th फेब, यानी कि इन्होंने ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का टाइम की एक्सटेंशन दी एज पर नोटिफिकेशन नंबर 9। और 18-19 के लिए भी इन्होंने जो रखा टाइम 31st डे ऑफ मार्च रखा 2024, जो कि सफिशिएंट टाइम था ऑर्डर इशू करने के लिए डिपार्टमेंट के पास। फिर भी इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 56 को लेके आते हैं, उसके बाद भी ये फर्दर एक्सटेंशन मांगते हैं। अब दिखाती हूँ मैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए अब नोटिफिकेशन नंबर 56 में इन्होंने बात की है फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 की एक्सटेंशन की। एज पर नोटिफिकेशन नंबर 9, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 9 क्या था? 31st डे ऑफ मार्च। उन्होंने फर्दर 1 मंथ और एक्सटेंशन मांगा वाया नोटिफिकेशन नंबर 56 ऑर्डर इशू करने के लिए। और 19-20 की बात करें तो 30th डे ऑफ जून था एज पर नोटिफिकेशन नंबर 9। नोटिफिकेशन नंबर 56 के अकॉर्डिंग उन्होंने फर्दर 1 महीने का जो है टाइम एक्सटेंशन मांगी, 2 महीने की। यहाँ पे 30th जून 2024 है, और नोटिफिकेशन नंबर 56 में इन्होंने क्या मांगा? 31st डे ऑफ अगस्त। तो इन दोनों ही नोटिफिकेशन को जो है चैलेंज किया गया। फर्दर टाइम की सफिशिएंट टाइम था उनके पास ऑर्डर इशू करने के लिए। डिपार्टमेंट चाहती तो ऑर्डर इशू कर सकती थी अगर उनको कोई सस्पिशियस लगता था तो। यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है कि 59 रिकमेंडेशन टाइम लिमिट थी करने की, जिन्होंने एक्सटेंशन मांगी, जो मैंने आपको नोटिफिकेशन से आपको कंपैरिजन भी करके बता दिया। अब सीधा चलते हैं रिजल्ट पे, क्या क्या कंक्लूजन निकाला इन्होंने। ये जो मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दी, इन्होंने ये सभी लिखा हुआ है इसमें। बहुत बड़ी ये नोटिफिकेशन जो है जजमेंट हमारे पास आई है। मैं आपको मेन पैरा 48, पैरा नंबर 48, इसमें क्या कहा है? अनदर ग्राउंड ऑफ द चैलेंज ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 56 इज दैट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ फोर्स मैजेure, कोई भी एलिमेंट हमें नजर नहीं आए नोटिफिकेशन नंबर 56 में। द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ सेक्शन 168 इट डिड नॉट अराइज। तो सेक्शन 168 की पावर तो कोई अराइज ही नहीं होती थी हमारी, क्योंकि फोर्स मैजेure की जैसे कोई सिचुएशन थी ही नहीं। In the previous segment of the judgment, the court has dealt the explanation of to the section 168A. The explanation of 768A dealt with the various type of natural calamity, war, pandemic to come within the ambit of force majeure. It is pretend that to mention that the recommendation of the council made by the GST council have also be based on the existence of force majeure. In the 49th GST council meeting, it is clearly recorded that there shall be no further extension beyond 3 months in the interest of the taxpayer. The notification number 56 was issued without recommendations, and that natural corollary therefore is that the GST council had no occasion to consider existence of the force majeure in such match as the same was never placed before the GST council before the issuance of the same। जो मैं ऑलरेडी मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि 56 नोटिफिकेशन को जारी करने से पहले
कोई भी जीएसटी काउंसिल में रिकमेंडेशंस नहीं हुई थी। Therefore, the notification number 56 of 2023, if constructed from the angle, would be a notification without the force majeure condition, will not be considered in accordance with the law. देखिए, under such circumstances, paragraph 49 is very important. Under such circumstances, this court is an opinion that the notification number 56 is ultra virus, the central tax and the same is not legally substantial in law. Accordingly, the same is set aside and quashed. तो जितने भी नोटिस निकाले गए हैं ऑन द बिहाफ ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 56 वो हमारे हो गए हैं सेट असाइड, यानी नल एंड वॉइड हो चुके हैं हमारे वो सारे। देखिए पैरा नंबर 50 में इन्होंने क्या कहा है, इट इज ऑल्सो वेरी प्रिटेंड टू मेंशन दैट द स्टेट ऑफ असम हैज नॉट इशूड एनी पेरीमेटेरियल नोटिफिकेशन टू द पीरियड ऑन आफ्टर 1st April 2024 for the financial year 18-19 and for the period after 1st July 2024 for the financial year 19-20. देखिए पैरा नंबर 54 is most important. Before parting with the records, the learned council standing council appearing on the behalf of both CGST and SGST submit that both the union as well as the state government has power in term of section 168A2 both the central and the state act to issue retrospective notification and judgment so passed herein should not be prejudiced the rights. अब इसमें क्या कहा है सेक्शन जो पैरा 54 है इसमें क्या कह रहे हैं, अगर वो गवर्नमेंट को लगता है तो वो सेक्शन 168A2 की पावर को यूज करके रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे तो हो सकता है कि एसएससी के फेवर में ना रहे। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं आएगा क्योंकि फोर्स मेजर कोई कंडीशन नहीं थी इसमें नोटिफिकेशन जारी की गई है, लेकिन गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर्स रखती हैं तो मे बी हो सकता है कुछ अल्ट्रा वायरस हो जाए। देखिए इसमें क्या कहा गया है पैरा 54 में, दिस कोर्ट फाइंड इट रेलेवेंट टू क्लैरिफाई दैट दिस कोर्ट हैज सेट असाइड द इम्प्लंग ऑर्डर इन ओरिजिनल डिटेल और इंस्टेंट ऑफ जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लियरिंग द नोटिफिकेशन नंबर 56 is ultra virus the provision of section 168A of the central as well as there being no notification issued by the state in conformity with the section 168A. Under such circumstances, the decision herein shall not be prejudiced both the central and the state to take such step in manner provided under any law. मैंने आपको बता दी जितने भी जो नोटिफिकेशन की दोनों ही नोटिफिकेशन को जो है चैलेंज किया गया है। इस नोटिफिकेशन में वो नोटिफिकेशन नंबर 56 को तो बिल्कुल ही जो इन्होंने बता दिया कि नल वॉइड है, इसको नोटिफिकेशन को आप जारी नहीं कर सकते थे क्योंकि इसलिए कोई रिकमेंडेशंस नहीं आई थी। और नोटिफिकेशन नंबर 9 और नोटिफिकेशन नंबर 56 के अकॉर्डिंग जो भी टाइम एक्सटेंशन के लिए आपके पास नोटिस आए हैं तो आप या आप अपील में गए हुए हैं तो आप इसको एज एडिशनल प्रूफ दिखा सकते हैं कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया गया है। तो इस केस में जितने भी आपके पास डिमांड रेज की गई है फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19, 19, 20 की सारी नल एंड वॉइड हो जाएंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।